students, welcome back to my YouTube channel. I'm your social science teacher Diksha Sharma through social media. Let's get started. Today we will study chapter number 1 of history, tracing changes through 1,000 years. इस चैप्टर को पढ़कर हम ये जान पाएंगे उन सभी चेंजेस के बारे में जो इन 1000 सालों में आए between 700 and 1750 CE. So in the very first page, you can see there's a map जो बनाया गया है 1154 CE में, means 12th century में, by Al-Idrisi, an Arab geographer. And on the next page, we do have a next map, and this map do belongs to Atlas Novio, जो बनाया गया है in 18th century, around 1720s. So, The two maps are quite different. जहाँ अल-इद्रीसी के मैप के बारे में बात करें तो ये अपसाइड डाउन है, हमें हमारा इंडिया ऐसे नहीं दिखाई देता आज के करंट मैप्स के अकॉर्डिंग. वहीं अगर हम बात करें एटलास जी के मैप की तो ये एक कोई क्वाइट फैमिलियर सा मैप है जो आज हमें थोड़ा सा जाना पहचाना लगता है. यूरोपियंस इन मैप्स को ट्रैवलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे. वो वॉयजेस यानी अपनी शिप्स में बैठकर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जाकर ट्रेड किया करते थे, यानी व्यापार किया करते थे, बिजनेस किया करते थे. लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टोग्राफर हेयर. तो कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप्स बनाता है. तो स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस ने जो मैप्स इन 1000 ईयर्स में बने हुए मैप्स जो स्टडी किए वो आपस में काफ़ी डिफरेंट थे, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और अलग अलग थे. तो हिस्टोरियंस को इन्हें पढ़ने में काफ़ी मेहनत लगी और उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ये मैप्स कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं. बात करते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की. तो हिस्ट्री के टेक्स्ट यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई हैं. इसे ऐसे समझिए कि जो वर्ड्स मीडिवल हिस्ट्री में यूज़ किए जाते थे मॉडर्न टाइम पीरियड में आज उनके मीनिंग्स काफ़ी हद तक बदल गए हैं. आपकी बुक में इन्हें समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द टर्म हिंदुस्तान. आज हमारे लिए इस टर्म का मतलब है हमारी पूरी कंट्री, फ्रॉम इंडियाज ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ. बट 13th सेंचुरी में मिनाज इस सिराज जो एक क्रॉनिकलर थे, यानी क्रॉनिकलर वाज द पर्सन जो पास्ट के बारे में लिखता है, हु रॉट इन द पर्शियन. तो जो मिनाज इस सिराज थे वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे. उनके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान सिर्फ एरिया था पंजाब का, हरियाणा और वो ज़मीन जो गंगा और यमुना के बीच में आती है. मिनाज इस सिराज के लिए सिर्फ इतना सा एरिया ही हिंदुस्तान था. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द 16th सेंचुरी किंग बाबर जो हिंदुस्तान आए और उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का मीनिंग बिल्कुल ही बदल दिया. उनके लिए हिंदुस्तान था द जियोग्राफिकल एरिया. पेड़ पौधे यानी फौना मीन्स जानवर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती थी उनके लिए वो हिंदुस्तान था, और वो लोग जो यहाँ पे रहते थे और अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते थे. सो फॉर बाबर हिंदुस्तान का मीनिंग एक पूरी तरह से डिफरेंट टर्म था. Let us talk about Amir Khusro. He was a very famous poet of the 14th century. आमिर खुसरो हम इंडिया, जो कंट्री है हमारी इंडिया, उनके लोगों को हिंद टर्म से रिप्रेजेंट किया करते थे. तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग आज डिफरेंट है और पास्ट में वो उनके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थे. यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया है टर्म फॉरेनर का. सो इन दिस टर्म्स आज हमें फॉरेनर, आज हम उन लोगों को फॉरेनर कहते हैं जो इंडिया के नहीं बल्कि किसी और देश से आए हुए हैं. बट इन द मिडवल इंडिया वो लोग जो फॉरेनर कहलाए जाते थे वो किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि दूसरे गांव से आया करते थे. तो मानिए जैसे अगर आप एक गांव में रहते हैं और आप आपस में जो गांव के दोनों सेम लोग हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरे गांव से आपके गांव में आ रहा है तो उस टाइम पे उन लोगों को फॉरेनर बुलाया जाता था. हिंदी में वो इस टर्म को परदेसी कहते थे. एंड इन पर्शियन दे यूज्ड टू कॉल देम अजनबी. सो यस, दिस वाज द मीनिंग ऑफ फॉरेनर previously in the past.
बात करते हैं हिस्टोरियंस इतनी सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में इतनी सारी बातें कहाँ से लाते हैं। सो हिस्टोरियंस अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं पास्ट की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। वो हेल्प लेते हैं पुराने कॉइन्स की, मॉन्यूमेंट्स या किताबों में लिखी हुई लाइन से, पुरानी बिल्डिंग से और किताबों से। लेकिन आज उनकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के तरीके और भी ज़्यादा वास्ट हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपनी काफ़ी अलग अलग इंफॉर्मेशन यानी काफ़ी सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़कर वो आज हमारे लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। मीडिवल पीरियड में पेपर काफ़ी चीप और इजीली अवेलेबल था। लोग उन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे कि लेटर्स लिखने के लिए, राजा महाराजा के बारे में लिखने के लिए, किताबें लिखने के लिए, किसी संत की टीचिंग्स लिखने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी जिनके लिए वो पेपर का इस्तेमाल करते थे। हाथ से लिखी गई किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। जो अमीर लोग ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपने पास रखा करते थे या फिर वो टेम्पल्स में मिलती थी। आज मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें लाइब्रेरीज या आर्काइव्स में पाई जाती हैं। हम आर्काइव्स में जाके, लाइब्रेरीज में जाके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं। तो आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स केप्ट किए जाते हैं। ये गवर्नमेंट की आर्काइव्स होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स भी संभाल के रखे जाते हैं। तो पहले बुक्स प्रिंट नहीं की जाती थी, बहुत कम और लिमिटेड थी प्रिंटिंग प्रेस, यानी मशीन्स जो थी प्रिंटिंग की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। तो जो बुक्स कॉपी की जाती थी या लिखी जाती थी वो हाथों से ही लिखी जाती थी। जो किताबों को अपने हाथों से लिखने का काम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, तो इसके लिए स्क्राइब्स को हायर किया जाता था। अब जैसे अब ये काम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, आप इमेजिन करिए कि आपको अपने फ्रेंड की नोटबुक से वर्क को कॉपी करना है, तो कॉपी करते टाइम आप उस पर कितनी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। ऐसे ही जो स्क्राइब्स भी हुआ करते थे, वो जो किताबों को कॉपी किया करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते थे। कभी कोई सेंटेंस गायब कर दिया, कभी कोई वर्ड गलत लिख दिया, कभी कोई स्पेलिंग एरर कर दिया। तो अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो उन किताबों को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं। उन्हें एक स्क्राइब की नहीं, वो सेम टेक्स्ट की, यानी मान लीजिए आपकी एक हिस्ट्री की बुक है तो आपकी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 हिस्ट्री की बुक्स हो गई। लेकिन आज वो हिस्ट्री की बुक बिल्कुल सेम है क्योंकि वो मशीन से प्रिंट करी जा रही है। लेकिन इमेजिन करिए वहीं अगर ये हाथों से लिखी होती तो हर किसी में कोई ना कोई एरर होता। इसीलिए हिस्टोरियंस को ओरिजिनल बुक तो मिलती नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरीज में आज ओरिजिनल बुक को ढूंढना वो पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं। तो जो स्क्राइब्स ने अपने हाथों से कॉपी की है उन बुक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरियंस के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ये मिनिएचर पेंटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। यहाँ आपकी बुक में भी जैसे दिखा रखा है, इट्स वेरी स्मॉल मिनिएचर पेंटिंग। और यहाँ पे एक स्क्राइब है जो एक टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं। वही बात करते हैं इन दो टेक्स्ट के बारे में। यहाँ पे दो डिफरेंट हैंड राइटिंग्स दिख रही हैं आपको। द वन इज इन द पर्शियन एंड द अदर वन इज इन अरेबिक। सो दीज आर द टू राइटिंग स्टाइल्स। वन इज द नस्तलिक which is written in the cursive and more appropriate, जो it's quite easy to understand, and the other one is shikaste. Shikaste is quite dense and it is difficult to understand. तो अब मिड पैराग्राफ से बात करते हैं 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर। मैंने आपको पहले ही बताया क्रॉनिकलर होता है दोज हु राइट अबाउट द पास्ट, यानी जो इतिहास के बारे में लिखता है। सो देयर इज द वन क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी। इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल यानी अपने लाइफ की हिस्ट्री इन्होंने पहली बार 1356 में लिखी थी, और इन्होंने उसका पार्ट 2 भी लिखा था। यानी इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में 2 किताबें लिखी थी। पार्ट 1 वॉज रिटन इन 1356 एंड पार्ट 2 वॉज रिटन इन after 2 years, means in 1358 around। लेकिन आप इमेजिन करिए कि हिस्टोरियंस को पार्ट 2 पढ़ने के बाद पता चला कि पार्ट 1 भी था, और पार्ट 1 की खोज हुई 1971 में। वो लाइब्रेरीज में बहुत ही ज़्यादा कहीं इधर उधर खोई हुई थी। फाइनली पार्ट 1 को ढूंढा। अब आप देखिए हिस्टोरियंस को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्होंने पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ लिया था, अब उन्होंने पहले पार्ट 1 पढ़ा, फिर वापस से पार्ट 2 पढ़ा, जस्ट टू नो अबाउट जियाउद्दीन बरानी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इन 1000 ईयर्स को जानना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि इन 1000 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए थे
और बहुत डेवलपमेंट्स भी हुई थी। इस पीरियड की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी द अराइवल ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आई पर्शियन व्हील है, यू कैन सी द इमेज ऑफ द पर्शियन व्हील डाउन, विच इज़ यूज्ड इन द इरिगेशन प्रोसेस। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द इरिगेशन प्रोसेस। जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इसके अलावा द स्पिनिंग व्हील आई, स्पिनिंग व्हील होती है धागे बनाना ताकि बुनने में हेल्प हो सके। इसके अलावा हथियार भी बने यानी फायर आर्म्स जो लड़ने में काफ़ी हेल्प करते थे। इसके अलावा वी गॉट द न्यू फूड्स, नए फूड आए, बीवरेजेस आई, बीवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स। दूसरे देशों से इंडिया आई, जैसे कि पटाटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, ये सब दूसरे देशों की क्रॉप है जो इंडिया में आई। याद रहे ये सब चीज़ें लोगों के साथ आई थी, लोग एक देश से इन चीज़ों को हमारे देश में लेकर आए थे। तो ये एक वो भी पीरियड था जब लोगों ने अपना कॉन्टिनेंट यानी अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाना और रहना शुरू कर दिया था। अपने साथ अपने आइडियाज़ को लेकर आए, अपनी अलग अलग चीज़ों को लेकर आए एक देश से दूसरे देश में। सो एक ये वो भी पीरियड था जब एक कम्युनिटी ग्रुप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभर कर आए। तो कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स बहुत पॉपुलर हुए, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में राजपूत्स का। राजपूत जो वर्ड है, जो टर्म है, ये डिराइव हुई है राजा पुत्रा से, मीन्स राजा के बेटे। सो इन द 14th सेंचुरी दे वर वेरी नाइसली ग्रुप एंड इनका जो स्टेटस था एज पर द जाति टर्म दे वर क्षत्रियाज, वो क्षत्रियाज में यानी वॉरियर्स थे। एंड दे वर वेल नोन फॉर देयर लॉयल्टी, वो हमेशा अपनी ईमानदारी, अपनी ब्रेवरी इनके लिए जाने जाते थे। हम राजपूत्स के बारे में आज जितना भी जानते हैं, हमने पोएम्स पढ़ी हैं, हमने किस्से पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, तो ये जो टर्म थी राजपूत, ये सोल्जर्स के लिए भी, चीफटेंस यानी उनके जो लीडर हैं, हेड है, कमांडर्स हैं, उनके लिए भी ये टर्म यूज़ की जाती थी। इसके अलावा राजपूत के अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जो उभर कर सामने आई बाद में, जैसे कि मराठास, द पीपल ऑफ महाराष्ट्र रीजन, एंड द सिख कम्युनिटी, जाट्स, अहोम, कायस्थ, ये सब कम्युनिटीज़ थी जो बाद में काफ़ी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हो गई और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनकर उभर कर आई। इसके अलावा बात करते हैं उस टाइम पीरियड की जब धीरे धीरे फॉरेस्ट कटिंग होने लगी, यानी जंगल कटने लगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होने लगी और एक नई कम्युनिटी बन गई पीजेंट्स की। पीजेंट्स वो लोग होते थे जो खेती किया करते थे। सोसाइटी सब डिवाइड हो गई जातीज़ में, मीन्स सब कास्ट में, और हर जाति के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे। हर जाति के एक जाति पंचायत भी हुआ करती थी जो उन्हें गवर्न किया करती थी, वो रूल्स रेगुलेशन उनसे फॉलो अप करवाया करती थी। इसके अलावा हैबिटेट, यहाँ एक टर्म दी गई है। हैबिटेट का मतलब होता है आपका एनवायरनमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, आपका इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, आपका रेजिडेंस, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आप उस रीजन के हैबिटेंट हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, रीजन एंड एम्पायर। ऐसे काफ़ी सारे एम्पायर्स हैं जिनके बारे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बातें, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमेंट्स लिखे हुए हैं हमारी हिस्ट्री की किताबों में, जैसे कि चौलास, तुगलक्स, मुगल्स, ये बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जो अपने रूल के लिए जाने जाते थे। यहाँ एक संस्कृत प्रशस्ति, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति फर्स्ट। तो प्रशस्ति एक वो डॉक्यूमेंट, एक वो किताब हुआ करती थी जिसमें किसी राजा, किसी रूलर की काफ़ी बड़ा चढ़ाकर तारीफ़ें लिखी जाती थी। तो यहाँ पे एक संस्कृत प्रशस्ति थी जिसमें दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा हुआ है कि वो इतने बड़े एम्पायर के किंग थे कि उनका जो एम्पायर था वो इंडिया के बंगाल से गजनी तक, अफ़गानिस्तान से इंडिया के साउथ रीजन तक फैला हुआ था। जस्ट इमेजिन, अलग अलग लोग थे जो गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात रीजन्स से बिलोंग करते थे। ये कहा जाता था कि उनके आगे कोई भी नहीं टिक पाया और घियासुद्दीन बलबन जो थे उनकी आर्मी के आगे सब भाग जाया करते थे। हिस्टोरियंस इन सब बातों को काफ़ी हद तक ऐसा मानते हैं कि किताबों में ये चीज़ें किसी भी राजा के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई हैं, और हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो राजा होते थे ये दूसरे रूलर्स के ऊपर अपने क्लेम को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों लिखवाया करते थे।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस येलो बॉक्स अबाउट द लैंग्वेज एंड द रीजन। यहाँ आमिर खुसरो जो थे 1813 में उन्होंने फाउंड किया कि इंडिया में इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, तेलंगानी है, गुजरी है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन ऑल ओवर द इंडिया। फिर इसके अलावा उन्होंने बात की कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, जो कॉमन पीपल नहीं जानते। सिर्फ ब्राह्मणास ही थे जिन्हें संस्कृत के का एक्सेस था, यानी ब्राह्मणास ही थे जिनके पास नॉलेज थी ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट। तो ऐसी कोई भी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पे लोग संस्कृत बोलते हैं। कुछ लोगों के पास ही संस्कृत के बारे में नॉलेज थी। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे 1000 सालों के बारे में पढ़ने के बाद हमने फाइंड आउट किया है कि जो तुगलुक्स थे, चोलास थे, खिलजीज थे, मुगल्स थे, इन लोगों ने पैन रीजनल एम्पायर बनाया। मैं आपको समझा दूं कि पैन रीजनल एम्पायर क्या होता है। पैन रीजनल एम्पायर का मतलब होता है कि जब आप अपने एरिया से बाहर जाके दूसरों के एरिया पर अटैक करके उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और उनके ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं, वो एक पैन रीजनल एरिया था। इमेजिन करिए कि जो मुग़ल कम्युनिटी थी वो अफ़गानिस्तान से, काबुल से हमारे इंडिया में आई और इंडिया को उन्होंने अपना एक पैन रीजन बना लिया। पैन रीजन मतलब यहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज़ थी और दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम। सो ऐसे काफ़ी सारे लोग थे, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है चोलास का, खिलजीज का, तुगलक्स का, मुगल्स का, जिन्होंने एक डाइवर्स रीजन के लोगों को रूल किया है, एक डाइवर्स रीजन को रूल किया है। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग कम्युनिटीज़ के ऊपर कंट्रोल बनाया है। 18th सेंचुरी में री एमर्जेंस हुई रीजनल स्टेट्स की, यानी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी वो लड़ने लगी अपने खुद के अधिकारों के लिए। फॉर एग्जांपल पंजाब में सिख कम्युनिटी अपनी अलग से सिख एरिया, मीन्स उन्होंने पंजाब डेवलप किया। ऐसे ही मराठा कम्युनिटीज़ ने महाराष्ट्र पर एक्सेस गेन किया, गुजराती कम्युनिटी ने गुजरात पर गेन एक्सेस किया। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल पूरी तरह नहीं खोया। राजपूत्स थे, दे डेवलप देयर कल्चर इन राजस्थान। तो उन्होंने मुग़ल रूल शासन के बाद भी, चाहे उनके ऊपर किसी का भी शासन रहा हो, किसी का भी कंट्रोल रहा हो, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ चीज़ें उनसे सीखी, कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी नहीं भूलते हुए अपने कंट्रोल को फैलाया, एक्सेस किया। और फाइनली 1750 में काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसे निकल कर आई जो आइसोलेट हो चुकी थी एक बड़े एम्पायर से, यानी अब उन्होंने किसी के अंडर काम करना बंद कर दिया, किसी के अंडर एज अ रूलर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया किसी को, और अपनी खुद की एक अलग डिफरेंट कम्युनिटी बनाई, विच यू विल स्टडी इन द लास्ट चैप्टर नंबर 10. Okay, let us discuss the next topic, which is old and new religions. Let us talk about this. अब इसमें ऐसा क्या है, पीपल ने बिलीव बनाना शुरू कर दिया था फॉर गॉड कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल बिफी, देयर इज़ समथिंग सुपर नेचुरल। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग गॉड पे बिलीव करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, उनके अलग अलग बिलीव्स थे अपनी चीज़ों को लेकर। सोशल वर्ल्ड एक मतलब वो एक बिल्कुल ही न्यू ग्रुप क्रिएट हुआ था लोगों का जो भगवान में बिलीव करता था। तो अगर हम बात करें अपने हिंदुस्तान के बारे में, तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के लोग थे जो भगवान में बिलीव किया करते थे। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी ब्राह्मणास को इंडिया में, इन दी हिंदू सोसाइटी। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो ब्राह्मणास को काफ़ी अच्छा खासा एक स्टेटस, एक लेवल दिया गया था। प्रीस्ट थे, उन्हें डोमिनेंट, यानी जो पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ थी वो उन्हें काफ़ी सुनती थी, काफ़ी मानती थी। किंग्स भी उन्हीं को, मींस ब्राह्मणास को ही फॉलो किया करते थे। तो ब्राह्मणास को इसलिए भी रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में क्योंकि उन्हें संस्कृत टेक्स्ट की बहुत नॉलेज थी। तो ये एक लौते ही थे पूरे कम्युनिटी में, यही एक ब्राह्मणा कम्युनिटी ही ऐसी कम्युनिटी थी जिनके पास एक्सेस था संस्कृत लैंग्वेज का, इसलिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। इसके अलावा जो पैट्रॉन्स हुआ करते थे वो अपनी पोजीशन, अपनी प्रेस्टिज को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणास को फॉलो अप किया करते थे। पैट्रन्स व दोस्त पीपल जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे और वो मदद किया करते थे किसी ऐसे ग्रुप पीपल की, जैसे कि ब्राह्मणास हो गए, ऋषि मुनि हो गए, ये उनकी हेल्प किया करते थे टू गेन पावर, टू गेन एक्सेस इन द सोसाइटी। अलावा 1700s में एक और डेवलपमेंट हुई थी, दैट वाज द आइडिया ऑफ द भक्ति। आइडिया ऑफ भक्ति मीन्स लविंग द पर्सनल डाइटी, किसी का अपना एक गॉड होना, एक भगवान होना, और
उनमें ही वो पूरी तरह से बिलीव रखना, और रिचुअल्स होना यानी पूजा पाठ करना या फिर अपने अपने तरीके से प्रेयर करना। धीरे धीरे जो मर्चेंट्स माइग्रेंट्स दूसरे देशों से आया करते थे, दे ब्रॉट कुरान विद देम। 7th सेंचुरी में कुरान इंडिया आई। मुस्लिम्स कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और दे यूज़ टू प्रे अल्लाह, मीन्स उनका जो बिलीव है, उनके जो गॉड हैं, दैट इज़ अल्लाह। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिलीव करते हैं दैट द अल्लाह इज़ द वन हु लव द पीपल, हैव मर्सी ऑन देम, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। So they have their own social backgrounds, they have their own social beliefs. So let me also tell you about the patterns of the Islams according to the ulama. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो भगवान में यानी बिलीव करते हैं। थियोलॉजियंस वर दोज जो स्टडी करते हैं गॉड के बारे में या किसी धर्म के बारे में, एंड द जूरिस्ट वर द जजेस, लॉयर्स और जज यू कैन से। सो अगर हम हिंदुज़म से अलग हट के इस्लाम के बारे में बात करें तो इस्लाम को भी फॉलो करने वाले लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं। जैसे कि इस्लाम में शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स हैं। सो शिया मुस्लिम्स आर दोज हु बिलीव दैट देयर लीडर is the prophet's son-in-law Ali, and Sunni were those who believe that the leadership is in the hand of the khalifas जो succeed हो रहे हैं धीरे धीरे। इनके अलग अलग स्कूल ऑफ लॉज भी हैं, जैसे कि द हनाफी एंड द शफी, which is mainly in India, and they have their own theology and the mystic traditions. हिस्टोरियंस जिन इतिहास को पढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन विद द लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो सिर्फ उसे आवर्स, डेज या ईयर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं पढ़ते, क्लॉक या कैलेंडर देखकर ही नहीं पढ़ते, वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं कि सिस्टम में चेंजेस कब आए, कैसे कैसे धीरे धीरे चेंजेस बिल्कुल ही बदल गई। अगर हम बात करें मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को पीरियडाइजेशन दिया। उन्होंने हमारे इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये डिवीज़न सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे हुआ है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी ब्रिटिशर्स ने। अब ऐसा नहीं था कि जब हिंदू कम्युनिटी थी तो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ही थी भारत में, या फिर जब मुस्लिम्स मुगल्स आए तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही रूल किया, या जब ब्रिटिशर्स थे तो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी कहीं गायब हो गई थी। इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट स्टिल द ब्रिटिशर्स आर यूजिंग दिस periodization to study the past of our country. So here in this book we will study a lot of things. We will study about the early society, we will study about hunter gatherers, the early farmers. अभी तक जो आपने पढ़ा है आप ये सब पढ़ कर आए हैं, आप हंटर्स पढ़ के आए हैं, आप अर्ली फार्मर्स पढ़ कर आए हैं, आपने पुराने किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, बट मिडवल में यू विल स्टडी अबाउट द मुगल रीजन, मीन्स when our country being ruled by some foreign powers. हम पढ़ेंगे about the different beliefs, we will study about the Hinduism and the Islam as the major रिलीजन, और बाद में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ का हमारे भारत में आना। इन 1000 सालों में हम विटनेस करेंगे बहुत सारे चेंजेस को। हमने विटनेस किया भी, काफ़ी सारे चेंजेस जो आए 16th से 17th सेंचुरी के बीच में, और फिर जो हुआ आए थे 8th या फिर 11th सेंचुरी के बीच में। इसके बाद मिडवल के बाद वी विल गो टू द मॉडर्निटी, जिसमें हमने और भी मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस की, हमने मशीन्स बनाई, हमने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स करी। सो ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी की पूरी तरह बदल गई है। इकोनॉमीज़ अलग अलग हो गई हैं। व्यापार करना, बिजनेस करना, ये हमें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से सीखने के लिए मिला है। सो दिस इज़ it for today's chapter, and the chapter is overall completed. That's all for today's video. I hope you will like, comment and share. तब तक के लिए stay safe, stay home.